जय गंगे शरणागत भय भंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम उस जगह पर इस समय हैं जहां से चार धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। ऋषिकेश में हम हैं, ऋषियों की भूमि, और देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। बहुत आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम गंगा जी के तट पर ये राज्य जो आपका है, मैं देखती हूँ बहुत सारे राज्य होते हैं जो अपने राज्य के नाम के बाद उस राज्य के बारे में लिखते हैं कि वो देवों की भूमि है। यहाँ पर उत्तराखंड से पहले देवों की भूमि आती है, और इसीलिए जब यहाँ पर यात्रा की बात होती है तो महत्व इतना बढ़ जाता है कि देश नहीं दुनिया भर से लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। देखिए, ये चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये पूरे भारत की एक सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है, हमारी समृद्धि का भी और समरसता का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। और चार धाम यात्रा अगर मैं उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से कहूँ तो ये एक तरह से यहाँ की आर्थिक प्रगति का भी, यहाँ के हमारे होटल, यहाँ के व्यापारी, घोड़े खच्चर वाले, टूरिस्ट गाइड, सभी का काम चलता है। और इसके कारण से पूरे साल भर लोगों को जो उनकी आर्थिकी होती है वो पूरे साल भर काम आती है। और यात्रा 6 महीने चलती है, लेकिन यात्रा का स्वरूप बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यात्रा के लिए अनेक काम यहाँ पर हुए हैं। अभी ये जिस जगह पर आप हैं, यहीं ऋषिकेश से अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है बहुत तेजी से। चार धाम ऑल वेदर रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जिसके कारण से यात्रा बहुत आसान हो गई है। और केदारनाथ जी का जो 2013 में आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरी तरह से वहाँ पर तहस नहस हो गया था, सारा परिसर खराब हो गया था। उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में अभी मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। अनेक काम प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद, मोदी जी के बनने के बाद यहाँ पर हुए हैं, जिसके कारण यात्रा भी बहुत तेजी से बढ़ी है। और यात्रा बढ़ी है, और पिछले वर्ष भी पिछले साल 35 दिनों तक यात्रा बाधित रही। केदार घाटी में बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिसमें 29 स्थानों पर यात्रा अवरुद्ध हो गई। कहीं मार्ग अवरुद्ध हो गया, लैंडस्लाइड आ गया, पुल ध्वस्त हो गए, लेकिन उसके बाद भी 46 लाख लोगों ने चार धामों में दर्शन किए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। पर इस बार तो बहुत सारी चीजें देखिए ना, जब से महाकुंभ में हमने उतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखा है, उसके बाद से जो लोगों का है धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लगाव, जुड़ाव, झुकाव, वो सब बहुत बढ़ा है। इस बार आप उसके लिए तैयार हैं कि एक अप्रत्याशित संख्या में लोग आएंगे? देखिए श्वेता जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि पूरे देशवासी भी जानना चाहते हैं। और चारधाम यात्रा यहाँ पर एक उत्सव है, बहुत बड़ा महा उत्सव है, और इसकी तैयारी बहुत दिनों पहले से प्रारंभ हो जाती है। और मैंने जब से यहाँ राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर मैं काम कर रहा हूँ, तब से लेकर हर वर्ष यात्रा के नए नए अनुभव हमको मिले हैं। पर इस बार जब ये चारधाम यात्रा शुरू हो रही है तो उस समय एक और चीज़ बहुत बड़ी है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, वो निर्मम बर्बर हमला, जिससे हर व्यक्ति का रक्त उबाल पर है। लेकिन उसके साथ ही आपके पास चुनौती है कि लोगों के मन में ये आश्वासन दे सकें कि यहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। कैसे इंतजाम है धामी जी? नहीं, देखिए, जो हमला हुआ वो बहुत कायराना हमला है, और वो भी नाम पूछना, धर्म पूछना और इस प्रकार से हमला करना। और मैं समझता हूँ कि ये सीधे सीधे भारत की एकता पर हमला है, भारत की जो एकता अखंडता है उस पर हमला है। और आज का भारत जो दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मनी भी ठीक प्रकार से निभाता है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत की सेना ऐसे दुष्टों का, ऐसे राक्षसों का संपूर्ण नाश करेगी। और जो उन्होंने इस प्रकार का हमला किया है, पूरा देश चाहता है कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। हाँ, यह है कि उस हमले के बाद निश्चित रूप से उत्तराखंड में
आने वाले लोगों की बुकिंग भी बढ़ रही है और अच्छा, लोगों पर प्रभाव नहीं है उसका, लोगों के मन नहीं, पर? देखिए देवभूमि उत्तराखंड में लोगों की संख्या पहले से भी बड़ी आ जी, रही जी, थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे, तो उसके लिए हमने सभी तैयारियां अपनी उसी दृष्टि से कर ली है कि एक आकलन हम कर रहे हैं कि यात्रा हमारी इस बार बड़ी होने वाली है, तो हमारे लिए चुनौती है कि हम सबकी यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाएं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम मंच पर चलते हैं धामी जी, और वहाँ पर हम आगे बातचीत अपनी बढ़ाते हैं। गंगा जी के तट पर हम हैं यहाँ, और चार धाम की ये यात्रा है, और पूरा देश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जानना चाहता है कि चार धाम के लिए किस प्रकार की आज तैयारियां यहाँ पर हैं। आइए नाभी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब अभी पिछले महीने का समय था, और उस समय जब उन्होंने बात की तो बहुत तारीफ की प्रगति की, कि कितना काम यहाँ पर हुआ है, उसको लेकर बहुत तारीफ की थी। और साथ में चार धाम यात्रा के लिए लोगों को बुलाते हुए उन्होंने कहा था कि एक तय प्रतिशत आप यहाँ के लोकल चीजों पर खर्च जरूर करें जब यहाँ पर आए। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है, उनके दिल में उत्तराखंड बसता है, और उत्तराखंड वालों के दिल में भी प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं, और उनका लगाव सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव है। उसके कारण से हमको उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चार धाम ऑल वेदर रोडें बन गई, बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। हमारी सभी यात्राओं को उनके बनने के बाद प्रोत्साहन लगातार मिल रहा है, और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड के हर सीमांत से सीमांत क्षेत्र का उन्होंने स्वयं जो है दौरा किया है। चाहे वो हमारा जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, चमोली जनपद का माणा गांव, और उन्होंने वहीं पर जाकर उस गांव को और उस गांव के साथ साथ पूरे देश के ऐसे गांव जो सीमांत क्षेत्र के गांव हैं, उन गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी, और उसके बाद माणा क्षेत्र में जाने वालों की संख्या बढ़ी, माणा गांव जाने वालों की संख्या बढ़ी, और प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले आदि कैलाश जाकर वहां पर पूरी देश दुनिया का ध्यान आदि कैलाश की तरफ किया। प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने केदारनाथ में आकर रात्रिकालीन प्रवास किया, और 2013 की आपदा के बाद जब लोगों की संख्या मात्र कुछ हजारों में रह गई थी, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था, उन्होंने स्वयं रात्रि का प्रवास किया, रात्रि को उस स्थल पर रहे हो, और उसके बाद आज वहाँ संख्या जो है हमारी 22 लाख 23 लाख की सीमा को क्रॉस कर गई है। और प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी मार्च के 6 मार्च को इसी वर्ष हमारी जो इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है। देखिए, चार धाम यात्रा अपने आप में हमारे यहाँ की लाइफ लाइन है, यहाँ की प्रगति के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए, यहाँ की गति के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए, और यहाँ के व्यापार रोजगार के लिए और आर्थिकी के लिए। उसके साथ साथ ये चार धाम यात्रा केवल हमारी 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद हो जाती है, तो हमारे व्यापारियों का, कारोबार करने वालों का, इस यात्रा से जुड़े हुए लोगों का जिनका भी रोजगार चलता है वो रोजगार बंद हो जाता है। तो उत्तराखंड की सरकार ने हमने ये प्रयास किया कि ये यात्रा हमारी अब 12 महीने की यात्रा हो, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए उस यात्रा का अंग बने हैं, और माँ गंगा के मायके मुखुआ में, हरसिल में उन्होंने आकर पूरे देश दुनिया का ध्यान हमारे इस क्षेत्र के लिए किया, मुखुआ के लिए किया, हरसिल के लिए किया, यात्रा की ओर ध्यान दिलाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 6 मार्च से लेकर अभी तक, आज तक ऐसा लग रहा है कि वहां यात्रा ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या आ रही है, लगातार आ रही है। तो मैं ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से मोदी जी के बनने के बाद और उनके विशेष प्रेम के कारण
हमारे राज्य की उन्नति तेजी से हो रही है। यहीं पर हमारा एम्स चल रहा है बगल में, जहां आप हैं। यहीं से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, जिसमें 125 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन है, और पूरी रेल जो है पहाड़ों पर जाएगी, जिसमें लगभग 17 के लगभग सुरंगें हैं, 35 छोटे बड़े पुल हैं और 12 रेलवे स्टेशन हैं। तो उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी जनासू से देवप्रयाग ब्रेक थ्रू हुआ है, 14.5 किलोमीटर की टनल बनकर तैयार हो गई है। बहुत जल्दी वो पूरा रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा, तो चार धाम आने वाले लोगों के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी, जिनका जीवन बहुत कठिन होता है, ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर आवागमन बड़ा आसान हो जाएगा। मैं घंटों तक बता सकता हूँ श्वेता जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी भी सीमा है इसकी। चार धाम के जरिए ही आप क्या उन और जगहों को भी चाहेंगे कि लोग देखें जो कि देवभूमि पे हैं? लोग चार धाम के लिए केवल न रहें बल्कि बाकी जगहों, क्या वो भी आप शोकेस? देखिए, चार धामों की अपनी एक कैपेसिटी है और बेयरिंग कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या उससे कहीं अधिक है। तो हम एक तो ये प्रयास कर रहे हैं कि चार धामों के आसपास के क्षेत्रों में और जो हमारे अच्छे स्थल डेवलप हो जाएं, जिससे लोग उन क्षेत्रों में भी जाएं, चार धाम के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी जाएं, उनके आसपास के धामों के आसपास। और इसके अतिरिक्त पूरे राज्य के अंदर देखिए बहुत सारा है। हमारा औली की शानदार बर्फ है, नैनीताल की शानदार हवा है, हमारे यहाँ पर मुनस्यारी से लेकर कौसानी से लेकर चक्राता से लेकर यहीं माँ गंगा के तट ऋषिकेश में हो, हरिद्वार में हो, अनेक स्तन। धामी जी, ये बताइए कि दुनिया भर के लोग आप कह रहे हैं कि चार धाम आना चाहते हैं। खबर के अनुसार पाकिस्तानी हिंदू भी आना चाहते थे चार धाम के समय। कुछ 77 पाकिस्तानी हिंदुओं को वापस जाना पड़ा है। क्या ये केवल सुरक्षा कारणों से हुआ? देखिए, अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है देश के अंदर, और भारत सरकार ने भी इसमें जो है गृह मंत्रालय ने जो सभी राज्यों को निर्देशित किया है, सभी राज्यों को कहा है, हमको भी कहा है, और हमारे यहाँ भी जो इस प्रकार से रहने वाले लोग थे जिनके सभी के वीजा समाप्त हो गए हैं, या जो मेडिकल के और उसके अन्य कारणों से जो हैं उनको छोड़कर उनको वापस जाना होगा। जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, सबसे पहले तो ये कि पानी बंद, क्या है आपकी राय इस पर? नहीं, देखिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। पानी और खून एक साथ नहीं दौड़ सकते। जहां खून बहाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस प्रकार से दुश्मनी बढ़ाई जा रही है, तो दोस्ती की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब नया भारत है, ये दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी अच्छे से करता है। तो उसका जो घटना हुई है, आज पूरे देश के लोग चाहते हैं, हर एक घर के लोग चाहते हैं, जन जन चाहता है यहाँ का कि इसका ठीक प्रकार से जो है जवाब दिया जाना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई, लेकिन जो कश्मीरी स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में, मेरा ख्याल है करीब 1,500 के ऊपर, नहीं 5,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा संख्या है कश्मीरी स्टूडेंट्स की, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार। जी बिल्कुल, देखिए, स्टूडेंट्स हैं और उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। और मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी को भी, उनके यहाँ से एक मंत्री आए थे, उनको भी मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये हमारा सबका कर्तव्य है, वो सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, किसी भी प्रकार से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। धामी जी, चूंकि मौका तो धर्म संसद का है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात होती है तो ये होता है कि उत्तराखंड वो पहला राज्य बन चुका है जिसने इम्प्लीमेंट किया। कैसा रहा है इम्प्लीमेंटेशन? कैसा उदाहरण रहा है बाकी राज्यों के लिए? ये ऐसा उदाहरण रहा है, जैसे ये माँ गंगा देखिए आपके सामने से निकल रही हैं, आप बैठी हैं यहाँ पर, शानदार तरीके से जाकर पूरे देश को ये माँ जल भी दे रही हैं, जीवन भी दे रही हैं, समृद्धि भी दे रही हैं। जल के साथ जीवन दे रही हैं और समृद्धि दे रही हैं। उसी प्रकार से ये देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई यूसीसी समान नागरिक संहिता की गंगा भी पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी, और आसानी से हमारे राज्य के अंदर 27 जनवरी 2025 से ये लागू हो गया है। और ये हमने 2022 में जब विधानसभा का यहाँ का आम चुनाव था,
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने ये अपना संकल्प रखा था, ये वचन दिया था। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, वैसे तो वायदा हम लोग नहीं करते क्योंकि वायदा कई बार टूट भी जाता है। हमने अपना वायदा भी पूरा कर दिया, अपना वचन भी पूरा कर दिया, हमने अपना संकल्प पूरा कर दिया। उसकी वजह से क्या जो जब वक्फ में संशोधन हुआ तो उसको लेकर उत्तराखंड कोई अलग नजीर पेश कर पाया? क्योंकि आप पहले से यूसीसी यहां पर लागू हो चुका है। देखिए, वक्फ का अलग है और यूसीसी चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान था, उत्तराखंड की जनता ने उस पर हमको मैंडेट दिया था। लेकिन वक्फ का जो संशोधन का कानून प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लाया गया है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए। केवल उन लोगों ने नहीं कि जो कह रहे हैं कि वक्फ गलत है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये वक्फ बनाया गया था या जिन तथाकथित लोगों के लिए कि उनको फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये कुछ मौलवियों को फायदा हो सकता है, कुछ कटमुल्लाओं को फायदा हो सकता है, लेकिन जो गरीब तबके के मुस्लिम हैं उनकी बेहतरी के लिए कभी भी वक्फ में काम नहीं हुआ। और ये काला कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में लाया गया था, उसमें इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार थी, जो रिमोट से सोनिया जी जिस सरकार को चलाती थी, उसमें ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए कि 18 लाख एकड़ जमीन उस समय तक थी 2013 तक, और अब ये 24 आते आते वो जमीन जो है लगभग 38 लाख एकड़ हो गई। आप समझिए कि दुगने से भी ज्यादा की जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई। और इसमें बड़े बड़े 5 स्टार होटल तो खुल गए, लेकिन किसी भी गरीब मुसलमान के लिए कोई कॉलेज तक नहीं बनाया गया। तो ये ऐसा कानून है जो देश को तोड़ने वाला कानून है। जो लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं वो केवल तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं, और केवल जो देश को बांटने वाले लोग हैं, देश को कमजोर करने वाले लोग हैं, वो इसकी पैरवी कर सकते हैं। लेकिन जो देश के साथ चलने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं या मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, उनके भी हित में कानून नहीं है ये वक्फ मैं कानून। इस हिसाब से पूछ रही थी कि पहले से चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपने पहले भी कहा था कि जो सामाजिक ताना बाना है वो ज्यादा मजबूत होगा अगर सब एक कोड के तहत आएंगे। तो उस हिसाब से क्या स्वीकृति बढ़ रही है या विरोध बढ़ रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, स्वीकृति बढ़ रही है। और प्रदेश के अंदर मुस्लिम बहनों ने अनेक जगह पर ये यूसीसी लागू होने के बाद उन्होंने हमारा धन्यवाद किया है, हमारी सरकार का धन्यवाद किया है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि उनके यहाँ समाज में जो अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, असमानता थी, वो समाप्त हो रही है। हलाला, इद्दत, ऐसी जो बहुविवाह प्रथा थी, वो सब पर उस पर रोक लग रही है। और न्यायालयों में भी जो मामले बहुत लंबे समय से विचाराधीन थे, उस पर निर्णय पर भी आसानी हो रही है।